हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 6.6 प्रारंभ करते हैं। चलिए प्रथम प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि ऐच्छिक आकृति में PS कोण QPR का समद्विभाजक है, तो सिद्ध कीजिए कि QS बटे SR बराबर PQ बटे QR होगा। तो यहां से देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आपको एक यहां पर संरचना करनी होगी, अर्थात एक रचना आपको खुद से करनी पड़ेगी। अब उसको हम समझ लेते हैं आखिर क्या रचना आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले आप PS के समांतर R से एक लाइन बनाएंगे। तो देखिए, आपने एक लाइन बनाई जो कि PS के समांतर है और R से आप बना रहे हैं। तो देखिए, आपके पास ऐसी आ गई और फिर आपको QP वाली लाइन को आगे बढ़ा देना है। तो देखिए, अगर हम QP वाली लाइन को आगे बढ़ा दें तो देखिए आपके पास आ जाएगा, यहां से ये वाली लाइन आपके पास आएगी। अब यहां से देखिए, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं ढंग से। तो अब ये देखो, जैसे इस बिंदु पर आकर मिली, इस बिंदु को मान लीजिएगा हम T नाम दे देते हैं। तो अभी आपने क्या किया है उसको हम एक बार समझ लेते हैं कि आपने PS के समांतर एक रेखा खींची है RT, जो कि QP को यदि हम आगे बढ़ाएं तो T पर जाकर मिलती है। अब आप ये देखो कि आपको बोला गया है कि जो PS है, अर्थात जो PS या SP जो भी रेखा है आपके पास दिख रही है, ये वाली रेखा, ये कोण QPR का समद्विभाजक है। तो देखिए, QPR मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि QPR तो ये पूरा कोण है और ये इसकी समद्विभाजक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, चूंकि SP कोण QPR का समद्विभाजक है, चूंकि समद्विभाजक है, अतः अब आप लिख सकते हैं कोण QPS बराबर कोण SPR। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। ये आपको समझ में भी आ गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। फिर उसके बाद आप देखिए, अगर हमने जो रचना करी थी उसमें, तो रचना से अब रचना जो आपने करी है उसमें तो आपने PS जो समांतर है RT के, अब यहां से आप देखो PS चूंकि समांतर है RT के, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, ये दोनों समांतर रेखाएं PS और RT, और PR उसके लिए एक तिर्यक रेखा है। मैं एक बार लाइन से बना देता हूं। देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं, एक तो TR आपने बना दी और एक आपने TS बना दी। और आप देखिए, आपके पास ये PR इसके लिए तिर्यक रेखा काम करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एकांतर कोण जो होंगे, अर्थात SPR मतलब ये वाला कोण और इधर PRT, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं कोण SPR बराबर कोण TRP। इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं। अब ध्यान रखें, ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि PS और RT दोनों समांतर थे और उनमें ये एकांतर कोण थे, क्योंकि तिर्यक रेखा जब कट कर रही थी तो एकांतर कोण कहे जाते हैं ये। फिर आप ये देखिए कि यहां से अगर मैं कोण QPS की बात करूं, तो देखिए कोण QPS मतलब आपके पास देखिए ये वाला कोण है। अब आप ये देखिए, ये कोण किसके बराबर होगा, तो यहां से देखिए ये वाला कोण QTR के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ये दोनों समांतर रेखाएं PS और TR। और अब यदि आप तिर्यक रेखा QT पूरी मान लें, तो आपने सीखा है कि ये दोनों कोण तो आपके पास बराबर होते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ गया कोण QPS बराबर कोण QTR के हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 3 बोल देते हैं। अब आप देखो, अगर हम समीकरण 1, 2 व 3 से देखें, तो यहां से आप देखिए जो QTR है, मतलब ये वाला कोण, मैं यहां पर लिख देता हूं तब आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए कोण QTR समीकरण 1, 2 व 3 से, तो देखिए कोण QTR आपने देखा था कोण QPS के बराबर है। फिर आप देखो कि कोण QPS कोण SPR के बराबर है, आपने समीकरण संख्या 1 में देखा। फिर आपने देखा समीकरण संख्या 2 में कोण SPR तो कोण TRP के बराबर है। तो यहां से आपने ये कर दिया, इसका मतलब ये चारों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। या फिर आप देखिए, इसको लिख सकते हैं, अगर सरल करके लिखना चाहेंगे तो कोण PRT या TRP, बात एक ही है क्योंकि R बीच में आपको उससे मतलब होता है। तो PRT
यहां पर देखिए कोण QTR के बराबर आ गया। तो आप यहां से देखेंगे तो PRT आपके पास देखिए ये वाला कोण है PRT, और कोण QTR आप देख सकते हो QTR आपके पास ये वाला कोण है। ये दोनों कोण आपस में बराबर आ गए। तो यहां से ये देखिए कि दोनों कोण, इस त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हैं। PRT के दो कोण, कोण T और कोण R तो बराबर हो गए। अब आप ये देखो, आपने सीखा था कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो चुके हैं तो इनकी विपरीत भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो देखो R की विपरीत भुजा तो PT है, तो ये PT वाली भुजा, T की विपरीत भुजा देखोगे तो ये PR है। तो यहां से आपको समझ में आया कि PT और PR दोनों बराबर हो गए हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं PT बराबर PR। तो अब यहां से आप ये देखो कि आपने जो रचना करी थी उसमें आपके पास PS और TR तो समांतर थी। अब चूंकि अगर आप त्रिभुज देखें QTR, तो देखिए QTR ये पूरा त्रिभुज जो हमने रचना अभी कर ली, उसके बाद सबसे बड़ा त्रिभुज है QTR। तो उसमें यदि आप थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो देखिए PS और TR दोनों समांतर हैं। तो त्रिभुज QTR में, और अब हम इस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। तो थेल्स प्रमेय से आप देखिए लिख सकते हैं, यहां पर अनुपात लिखेंगे आप किसी भी एक स्थान से। तो देखिए जो आपको प्रश्न है उसमें हल करना है QS बटे SR, मतलब QS बटे SR। तो अब आपको यहां पर QP बटे PT लेना होगा। तो अभी आप देखो लिख सकते हो QS बटे SR बराबर QP बटे PT। अब आप एक बात गौर करेंगे तो आपको जो प्रश्न में सिद्ध करवाया है वो है QS बटे SR बराबर PQ बटे QR। तो आपने देखो QP लिखा है भले ही अंश में, तो वो तो ठीक है, QP और PQ एक ही बात है। लेकिन यहां पर QR आपको सिद्ध करना है, जबकि आपके पास आया है PT, लेकिन आप देख रहे हैं PT और PR ये तो आपके पास बराबर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप लिखोगे QS बटे SR बराबर QP बटे QR। तो इस तरीके से ये पहला वाला जो प्रश्न है वो प्रूफ हो जाएगा। तो अब देखो प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि आकृति में D त्रिभुज ABC के कर्ण AC पर स्थित एक बिंदु है। तो यहां पर आप देख भी सकते हो कि अगर हम त्रिभुज ABC का कर्ण देखें, अर्थात AC हो गया वो कर्ण, क्योंकि देखिए अगर आपको कर्ण बोल दिया गया है तो कर्ण तो तभी डिफाइन होता है जब आपके पास समकोण त्रिभुज हो। इसका मतलब कर्ण के सामने वाला कोण आपके पास 90 हो जाएगा, तो आप कोण B को 90 अंश मान लेंगे। अगर ये नहीं दिया होता तब आपको मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बोला गया है कि जबकि BD AC के लंबवत है, इसका मतलब B और D वाली लाइन AC वाली लाइन के लंबवत है। तो यहां पर आप देख रहे हो BD AC के लंबवत आएगी। तो आप एक बात गौर कर रहे हैं, B और D आपके पास लाइन बनी हुई नहीं है। तो आप सबसे पहले रचना तो ये करेंगे कि D से आप B वाले बिंदु को जोड़ देंगे। तो अब आप देखो कि आपने जब D से B वाले बिंदु को जोड़ दिया तो यहां से अब आपके पास BD लाइन आ गई। अब आपको बोला गया कि BD वाली लाइन AC के लंबवत है। तो अब ये देखो आपके पास ये जो कोण है वो लंबवत आ गया, अर्थात 90 अंश आ गया। अब फिर आपको आगे बोला गया कि तथा DM BC के लंबवत है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने D से BC पर लंबवत एक लाइन खींची तो वो DM हो जाएगी। इसका मतलब ये भी 90 अंश आ गया। फिर बोला गया कि DN AB के लंबवत है। तो यहां से आप देखो D से अगर आप AB के लंबवत एक रेखा खींचोगे तो वो DN हो गई, मतलब ये भी आपके पास 90 अंश आ गया। फिर आप देखोगे कि आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए। सबसे पहला भाग है DM स्क्वायर बराबर DN गुणा MC। तो सबसे पहले आप ये देखो कि अगर हम पहले वाले भाग को हल करेंगे, जब पहला हो जाएगा तब हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ेंगे। तो अभी आप ये देखिए कि सबसे पहले तो हमने B और D को मिला दिया। अब फिर आप ये देखिए कि DN ये हो जाएगी CB के समांतर, क्योंकि आप देखो CB के समांतर आपके पास DN वाली रेखा हो गई है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि DM अर्थात देखिए DM जो ये रेखा होगी वो AB के समांतर हो जाएगी, और कोण भी आपको पता लग गया कि 90 अंश है। तो बेसिकली इतना वाला पार्ट आपको दिया हुआ है। यहां पर ये संदेह आ सकता है कि आखिर ये कैसे पता लगा कि ये समांतर है। तो आप ये देखो कि अगर आप
डी से ए बी के लंबवत एक रेखा खींचेंगे, तो चूंकि ये 90 है और ये भी 90 है, इसका मतलब ये हुआ कि डी एन वाली लाइन बी सी या एम बी या सी एम, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसके समांतर आएगी। इसी तरीके से डी एम वाली लाइन ए बी के समांतर आएगी। तो अब यहां से आपको ये पता लग गया कि देखो ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, ये तीनों 90 आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एम डी एन कोण बनाएंगे, चूंकि देखिए मैं लिख देता हूं डी एम बी बराबर कोण एम बी एन बराबर कोण बी एन डी, ये आपके पास 90 अंश है, तो तीनों 90 मिलके 270 हो गया। तो अगर आप अब कोण एम डी एन निकालेंगे तो वो आपके पास 90 अंश ही आएगा, क्योंकि यदि तीन कोण चतुर्भुज के 90 हो गए तो चौथा कोण भी 90 ही आएगा। तो यहां से आपको देखो ये वाला कोण पता लग गया है, मैं इसको यहां से बना देता हूं। ये देखिए ये वाला कोण आपको 90 पता लग गया। अब आप यदि आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ गया, अगर इस चतुर्भुज के चारों कोण 90 अंश हैं, इसका मतलब डी एम बी एन एक आयत अर्थात रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अब आपको ये भी पता लग गया। फिर आप ये देखिए, अगर ये रेक्टेंगल हो गया अर्थात आयत हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि डी एन वाली लाइन एम बी के बराबर है और डी एम बी एन के बराबर है। तो देखिए हमने जो अभी बताया आपको उसको लिख देते हैं। चूंकि ये आयत था इसलिए आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, तो डी एन एम बी के बराबर हो गया, तथा यहां पर आप देखो डी एम आपके पास बी एन के बराबर हो जाएगा। तो अभी आप ये भी देख सकते हैं कि चूंकि बी डी आपके पास AC के लंबवत है, आप देख सकते हो BD AC के लंबवत है, तो कोण CDB मतलब ये देखो ये वाला कोण आपके पास 90 हो जाएगा और ये वाला कोण भी आपके पास 90 हो जाएगा। तो यहां से आप ये देखिए कि अगर हम इनमें कुछ कोण लिख लें, तो देखिए सबसे पहले आप कुछ कोण मान लीजिएगा, तो वो आपको ज्यादा आसानी होगी प्रश्न हल करने में। मान लीजिएगा मैं इसको कोण 1 मान लेता हूं, यहां पर मैं देखिए इसको कोण 2 मान लेता हूं, फिर देखिए मैं यहां पर इसको कोण 3 मान लेता हूं, ये देखिए आपके पास कोण 4 हो गया। फिर देखिए ये वाला कोण हमने 5 मान लिया। अब आप देखो कि यदि हम ये वाला कोण माने तो वो हमने 6 मान लिया। फिर देखिए ये हमने 7 मान लिया। अब ये तो आपको पता है 90 है, तो आप इसको तो कुछ नहीं मानेंगे, और ये आपने 8 मान लिया। तो अभी आप ये देखिए कि अगर इस त्रिभुज में, या देखिए इनके छोटे छोटे भागों को यदि हम ले लें, तो कोण 2 प्लस कोण 3, आप देखो जो CDB होगा, क्योंकि देखो कोण CDB 90 अंश है और कोण CDB देखो एंगल 2 और एंगल 3 से मिलकर बना है, तो आप लिख सकते हो एंगल 2 प्लस कोण 3, ये आपके पास 90 अंश हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। फिर आप देख रहे हो कि अगर हम त्रिभुज CDM की बात करें, तो देखो CDM आपके पास ये हो गया, तो यहां से देखो ये तो आपके पास 90 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण 1, मैं यहां पर लिख देता हूं त्रिभुज CDM में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण, अब ये वाला देखो ये कोण भी हम लिख देते हैं, तो CMD ये आपके पास 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब चूंकि आप देखो CMD जो कोण है वो तो 90 अंश का है, क्योंकि आपने लंब डाला था DM, तो ये कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस ये 90 अंश, आप देखिए आपके पास 180 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोण 1 प्लस कोण 2 आपके पास 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। फिर आप देखिए त्रिभुज DMB में, अब देखिए DMB वाला यदि हम त्रिभुज ले लें, तो देखो इसके अगर तीनों कोणों का योगफल निकालें, अर्थात DMB मतलब कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण DMB, ये आपके पास 180 अंश हो जाएगा। तो त्रिभुज DMB में कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण DMB बराबर 180 अंश हो गया। अब चूंकि आप देखो DMB तो DM लंबवत था BC वाली रेखा के, इसलिए DMB तो आपके पास 90 अंश आ गया था। तो यहां से देखिए कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस 90 अंश, ये आपके पास 180 अंश बन जाएगा, और यहां से कोण 3 प्लस कोण 4 आपके पास 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि 90 से अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 90 90 ही रह जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 3 मान लीजिएगा। अब आपने देखिए समीकरण 1, 2 और 3 बना लिए।
अगर हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखें तो 90 अंश देखो कोण 2 प्लस कोण 3 है और 90 यहां पर कोण 1 प्लस कोण 2 भी है। तो देखो समीकरण अर्थात इक्वेशन 1 व 2 से अब 90 अंश दोनों कोण का सम दो बार लिखा हुआ है, समीकरण 1 में भी समीकरण 2 में भी। तो यहां से आप देखो आपके पास हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर ये हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2। तो आप ये देखोगे कि कोण 2 अगर आप पक्षांतर करोगे तो बेसिकली कट जाता है, तो ये आपने यहां पर कैंसिल कर दिया, तो आपके पास कोण 1 बराबर कोण 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने ये पता कर लिया कि कोण 1 और कोण 3 बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं कि कोण 1 ये और कोण 3 ये आपके पास बराबर हो गए। फिर आप ये देखो कि अगर हम समीकरण 1 और 3 देखें, क्योंकि आप देखो समीकरण 1 में भी कोण 3 कॉमन आ रहा है और समीकरण 3 में भी कोण 3 आ रहा है, जो कि कॉमन हो गया। जैसे आपने समीकरण 1 व 2 से लिखा है, अब आप लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। अब समीकरण 1 व 3 से यदि आप देखोगे तो देखो कोण 2 प्लस कोण 3 90 अंश के बराबर है और कोण 3 प्लस कोण 4 90 अंश के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 के बराबर हो जाएगा। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। तो आप देखिए यहां से कोण 3 और कोण 3 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये समान है, पक्षांतर करेंगे तो घटाएंगे तब भी जीरो ही आएगा। तो यहां से आपके पास देखो कोण 2 बराबर कोण 4 आ जाएगा। तो अब हम कोण 2 बराबर कोण 4 भी समझ लेते हैं कि आखिर हमने प्रश्न में कहां पर लिखा हुआ है। तो देखो कोण 2 ये वाला कोण और कोण 4 मतलब ये वाला कोण आपके पास ये बराबर आ गए। अब आप यदि देखें त्रिभुज DCM और त्रिभुज BDM में, तो यहां पर देखो मैं त्रिभुज बना देता हूं एक बार ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखो DCM वाला त्रिभुज हम ले लेते हैं सबसे पहले, और एक त्रिभुज आपको लेना है त्रिभुज DMB। तो आप देखिए DMB कौन सा त्रिभुज है, तो देखिए DMB आपके पास ये वाला त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुजों में यदि आप देखें तो आपके पास सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज DCM और त्रिभुज DMB में, त्रिभुज DCM तथा त्रिभुज DMB में। अब DCM और DMB में यदि आप देखोगे तो यहां से आप देखो कि कोण 2 तो कोण 4 के बराबर है और कोण 1 कोण 3 के बराबर है और m तो m के बराबर होगा ही। तो यहां से आपने देखा कि कोण 1 आपके पास कोण 3 के बराबर और कोण 2 कोण 4 के बराबर। बात आती है कि आखिर ये कैसे पता लगे, तो देखिए अभी आपने इसको ही हल किया है, कोण 1 कोण 3 के बराबर और कोण 2 कोण 4 के बराबर। तो आपने देखा इस त्रिभुज के दो कोण इस वाले त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए। इसका मतलब AA अर्थात कोण कोण समरूपता से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपके पास समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज DCM समरूप त्रिभुज। अब यहां पर आप ध्यान रखें कि एक ऑर्डर आपको लिखना होता है। तो देखो अभी तो हमने कोण 1 कोण 2 लिख लिया, तो इसमें हमें इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखो DCM का कोण D मतलब 2, DMB का कोण 4 के बराबर है मतलब B वाले कोण के बराबर है। तो D की जगह तो B आप लिख दोगे, तो D पहले स्थान पर है तो B आपने पहले स्थान पर लिखा। फिर M दोनों जगह 90 अंश के बराबर था तो आपने M यहां पर लिख दिया और यहां पर D आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि त्रिभुज DCM और त्रिभुज BDM दोनों एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। अब चूंकि यदि ये समरूप हो जाएंगे तो आप एक बात गौर करिए कि अगर हम BM बटे DM लिखें, तो देखो अगर हमने यहां से देखा BM बटे DM, अब आप एक बात गौर करिए कि BM बटे DM हमने लिखा है, तो और ये इसलिए लिखा गया है आप देख भी सकते हैं यहां से, क्योंकि जो आपको सिद्ध करना है उसमें DM स्क्वायर है। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा DM स्क्वायर है मतलब DM तो आना ही चाहिए एक हर में और एक बार अंश में रहेगा। तो देखो हर में DM आ गया तो आपने BD बटे DM लिया। तो इसी तरीके से आप देखो CD लोगे और फिर CM लोगे, तो CD बटे CM आप लिख देंगे। अब यहां से आप देखिए आप लिख सकते हैं चूंकि BM DN के बराबर था, चूंकि BM बराबर DN है, इसलिए अब आप यहां से देख सकते हैं कि अब आपके पास हो जाएगा DN बटे DM
क्योंकि देखो bm की वैल्यू तो आपने dn के बराबर रख दी और dm आपके पास ये हो गया बराबर। अब यहां से आप देखो कि ये आपके पास हो गया dm बटे mc। तो देखिए यहां पर bm था तो यहां पर ये dm आएगा आपके पास, तो ध्यान रखें इसका। तो ये आ गया dm बटे cm। तो अगर आप अब देखिए तिरछा गुणा करें, अर्थात देखो dn का गुणा हम cm से करते हैं और dm का गुणा dm से करते हैं, तो dn गुणा cm बराबर dm का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो dm का होल स्क्वायर बराबर dn गुणा mc आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का पहला वाला भाग तो हल हो चुका है। अब हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो दूसरे वाले भाग में आप ये देखो कि आपको बोला गया है कि आपको सिद्ध करना है dn स्क्वायर बराबर dm इंटू an। तो अभी आप ये देखो कि अगर हम दूसरे वाले भाग को हल करें तो उसको सिद्ध करने के लिए आप त्रिभुज ले लीजिएगा, त्रिभुज dbn। क्योंकि देखिए अगर हम कैसे समझ पाएंगे कि आखिर हमें कौन से दो त्रिभुज लेने होंगे, तो यहां पर आप देखो कि आपको dn वाली भुजा का यूज हो रहा है, तो dn देखो आपके पास ये है। फिर आपने देखा dm भी यूज हो रहा है, तो देखो dm आपके पास यही है। फिर अब dm आप देख रहे हैं bn के बराबर है, तो मतलब bn, dm का यूज हो रहा है मतलब आप bn का यूज बोल सकते हैं, और an का यूज हो रहा है, तो an आपके पास देखो ये वाली भुजा है। तो आपको समझ में आया कि आपको ये दोनों त्रिभुज लेने होंगे। तो देखिए एक त्रिभुज तो मैंने ये बना दिया, ये वाला त्रिभुज है त्रिभुज dbn। अब इस त्रिभुज में यदि आप देखोगे तो तीन कोण हैं, एक कोण देखो 5 है, एक कोण 7 है और एक ये n वाला कोण है, तो ये तो 90 है। तो यहां से देखिए दूसरे वाले भाग को अब हम हल कर रहे हैं। त्रिभुज DNB में कोण 5 प्लस कोण 7 90 अंश हो जाएगा। तो अभी देखिए हमने 3 समीकरण तक मान लिए थे, अब इसको हम 4 समीकरण मान लेते हैं। अब आप यदि दूसरा त्रिभुज देखेंगे और दूसरा त्रिभुज अब हम देखो DAN वाला ले लेते हैं। तो देखिए DAN मतलब ये वाला आपको त्रिभुज लेना है। तो इसमें हम देखिए कि देखो ये कोण n जो है, अर्थात देखो ये वाला जो कोण है वो तो 90 अंश हो जाएगा, तो कोण 6 प्लस कोण 8 यहां पर 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो यहां से त्रिभुज DAN में आप देख रहे हैं कोण 6 प्लस कोण 8 90 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास समीकरण संख्या 5 हो गया। अब चूंकि आप देखो कि BD ये रेखा जो थी वो लंबवत थी AC रेखा के, आप देख भी सकते हैं कि देखिए BD रेखा AC वाली रेखा के लंबवत थी, इसका मतलब कोण ADB आपके पास 90 अंश बनेगा, और कोण ADB देखो 5 और 6 को मिलाकर आपके पास बना हुआ है। तो यहां से मैं लिख देता हूं, चूंकि BD लंबवत थी AC के इसलिए कोण ADB 90 अंश बनेगा, और कोण ADB आपने देखा तो ये कोण 5 और कोण 6 को मिलाकर बना हुआ है। तो आपने कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 90 अंश लिख दिया। तो इस तरीके से आप इसको समीकरण संख्या 6 मान लीजिएगा। अब यदि आप देखेंगे तो समीकरण संख्या 4 और समीकरण संख्या 6 देखो कोण 5 दोनों में आ रहा है, तो यहां पर आप इन दोनों समीकरणों को ले लेंगे। तो समीकरण 4 व 6 से, समीकरण 4 व 6 से यदि आप देखोगे कोण 5 प्लस कोण 7 कोण 5 प्लस कोण 6 के बराबर हो जाएगा, तो आप उसको लिख दीजिएगा। अब देखो कोण 5 से कोण 5 ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास केवल बचेगा कोण 7 बराबर कोण 6। तो कोण 7 बराबर कोण 6 आपके पास आ जाएगा। अब हम चित्र में देख लेते हैं आखिर कोण 7 और कोण 6 कहां पर है। तो देखिए कोण 7 और कोण 6 अब हम देख रहे हैं, तो कोण 7 मतलब ये वाला कोण है और कोण 6 मतलब ये वाला कोण है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। इसी तरीके से अब आप देखियो कि अगर हम समीकरण 5 और समीकरण 6 को ले लें, क्योंकि आप देखो कोण 6 दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, तो समीकरण 5 व 6 को लेने पर समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से आप देख रहे हैं पांचवें समीकरण में कोण 6 प्लस कोण 8 90 अंश के बराबर है, और छठे समीकरण में कोण 5 प्लस कोण 6 90 अंश के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि
कोण 6 प्लस कोण 8 बराबर कोण 5 प्लस कोण 6 के बराबर हो गया। और आप ये देखो कि कोण 6 और कोण 6 यहां पर ये कैंसिल हो गए, तो यहां से आपके पास आ गया कोण 5 बराबर कोण 8। तो आपने देखो एक संबंध और निकाल लिया, कोण 5 बराबर कोण 8। तो अभी आप एक बात गौर करेंगे अगर इस त्रिभुज में, तो कोण 5 आप देखिए आपके पास ये वाला कोण है और कोण 8 ये वाला, तो ये दोनों कोण आपके पास बराबर हो गए। अब आप इन दोनों त्रिभुजों को ही ले लीजिएगा, त्रिभुज ADN और त्रिभुज DBN को। तो यहां से हम लिख लेते हैं त्रिभुज ADN तथा त्रिभुज BND को नहीं मतलब में, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे सबसे पहले तो। अब यहां से आप ये देखो कि ADN का कोण 8 लेंगे तो वो कोण 5 के बराबर, और कोण 6 लेंगे तो कोण 7 के बराबर, मतलब दो कोण बराबर हो गए आपके पास। तो आपने देखा कोण 5 बराबर कोण 8 और कोण 6 बराबर कोण 7 आपके पास आ गया। तो इसका मतलब आपने दो कोण बराबर कर दिए, मतलब AA या कोण कोण समरूपता की कसौटी से। अब आप लिख सकते हैं कि ये दोनों कोण आपके पास, सॉरी ये दोनों त्रिभुज आपके पास समरूप हो जाएंगे। अब चूंकि समरूप हो जाएंगे तो देखिए त्रिभुज ADN समरूप हो गया त्रिभुज। अब यहां पर एक आपको ऑर्डर लिखना होता है, ऐसा नहीं कि आप कोई सी भी ऑर्डर में लिख दीजिएगा। तो यहां पर आप समझ लीजिएगा, यहां पर आप देखो कि इस त्रिभुज में जो कोण A है वो आपके पास देखो 8 वाला 5 के बराबर था, मतलब D के बराबर था, तो A जहां था वहां D आ गया। N वाला कोण देखो दोनों जगह 90-90 है, मतलब N की जगह N आपको लिखना है। तो यहां से आप ये देखो A की जगह आपने D लिख दिया, N की जगह आप N लिख ही देंगे और यहां पर आपके पास B आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि ADN वाला त्रिभुज त्रिभुज DBN के समांतर सॉरी समरूप हो जाएगा। अब चूंकि ये आपके पास समरूप आ गया, तो अभी आप ये देखो कि अगर आप यहां पर AN बटे DN निकालें, क्योंकि अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाएं तो समानुपाती होंगी, तो AN बटे DN आपने किया, तो यहां पर देखो A और N लिया मतलब पहला और तीसरा अवयव, तो यहां पर देखो DN आपको लेना पड़ेगा बटे, अब यहां पर आपने चूंकि DN लिया मतलब दूसरा तीसरा अवयव, तो इसके लिए आपको BN लेना पड़ेगा। अब आप एक बात गौर कर रहे हैं कि जो आपको सिद्ध करना है यहां पर DN स्क्वायर बराबर DM गुणा AN है, मतलब AN तो आ रहा है लेकिन उसके साथ में DM आ रहा है। तो आप एक बात गौर करेंगे, DM देखो आपके पास NB के बराबर ही है, तो जहां जहां NB लिखा है वहां वहां आप DM लिख देंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं चूंकि BN बराबर DM, तो अब आप यहां से देखो AN बटे DN बराबर DN बटे, अब देखो BN की जगह हम DM लिख देते हैं, और अभी आप देखिए तिरछा गुणा कर दीजिएगा। तो तिरछा गुणा करोगे तो DN का गुणा DN में और AN का गुणा DM में करोगे, तो ये आ जाएगा DN का होल स्क्वायर बराबर AN गुणा DM। तो आपने देखा आपको यही दूसरे वाले भाग में प्रूफ करना था और जिसको आपने आसानी से कर दिया है। तो अब देखो 3 वाले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर बोला गया कि आकृति में आपको ABC एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें कोण ABC 90 अंश से ज्यादा है तथा ADCB के लंबवत है। तो आप सबसे पहले तो समझ लीजिएगा प्रश्न को। आप देख रहे हैं आपके पास एक त्रिभुज ABC है, ये इसका कोण B आपको बोला भी गया है ABC अर्थात कोण B, इस वाले त्रिभुज में कोण B मतलब ये वाला कोण आपके पास 90 अंश से ज्यादा है अर्थात अधिक कोण है, और आपको बोला गया कि CB के लंबवत AD एक रेखा है। तो आप देखो ABC एक त्रिभुज था, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और A से लंब डालेंगे तो ये आपको D पर आकर मिलेगा, इसका मतलब ये वाला कोण आपके पास 90 अंश हो जाएगा। तो आप देखिए आपको जो सिद्ध करना है वो है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 गुणा BC इंटू BD। अब देखिए यहां से हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जहां पर आपको समकोण त्रिभुज दिखे आप वहां पर सबसे पहले पहचानिए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ADB, तो त्रिभुज ADB यहां पर आपको पता लग गया एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि देखो कोण D जो है वो तो 90 अंश है, और वो इसलिए पता लग रहा है क्योंकि AD एक लंब है, इसका मतलब कोण D 90 हो गया। अब चूंकि देखो ADB एक समकोण त्रिभुज आपको मिल गया, तो आप ध्यान रखो जब भी आप संबंध लिख पाते हैं तो किसी समकोण त्रिभुज में ही लिख पाते हैं अकेले में, क्योंकि
उसी में आपके पास एक संबंध होता है कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। बाकी किसी त्रिभुज में आप लिख ही नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि हम जब भी हमें कोई सिद्ध करने वाला सवाल दे दिया जाए अनुपात के अलावा, अनुपात है तो फिर आपको समरूप देखने होते हैं त्रिभुज, अगर कुछ और दे दिया है तो आपको फिर देखना है कि समकोण त्रिभुज कहाँ कहाँ है सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देखो लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, तो ए बी स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का वर्ग, यह आ जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का वर्ग। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। अब इसी तरीके से आप ये देखो कि त्रिभुज ADC, अगर हम पूरा एक बड़ा सा त्रिभुज ले लें ADC, तो ये भी तो आपके पास समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ADC में, और आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय ही लगा रहे हैं यहां पर भी, क्योंकि आपको 90 अंश कोण मिल चुका है, मतलब ये भी समकोण त्रिभुज है। तो यहां पर जो कर्ण है वो AC हो गया। तो देखो AC का वर्ग बराबर, अब ये आपके पास हो जाएगा AD का वर्ग प्लस, अब यहां पर आप देखो DC का वर्ग आप लिख देंगे, और ये आपके पास समीकरण संख्या 2 हो जाएगा। अब आप एक बात पर गौर करें कि यदि आप DC को लिखना चाहें तो देखो DC को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, चूंकि DC बराबर DB प्लस, ये DB है आपके पास, प्लस BC हो जाएगा। आप देख सकते हो DC ये पूरी रेखा है, तो ये DB प्लस BC के बराबर हो गई DC। अब यहां से आप देखो, इसको अगर हम समीकरण संख्या 3 मान लें तो समीकरण 2 व 3 से इसका मतलब DC की जगह आप DB प्लस BC लिख देंगे, तो ये आ जाएगा AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस, अब DC का वर्ग है मतलब DC की जगह आपने DB प्लस BC लिखा, तो ये आ गया DB प्लस BC का वर्ग। चलिए अब यहां से आप एक बात पर गौर करें, तो अगर आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें तो देखो ये आपके पास आ जाएगा AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस, देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह आप करेंगे तो सबसे पहली संख्या का वर्ग अर्थात DB का वर्ग प्लस ये आ गया BC का वर्ग प्लस 2 गुणा DB गुणा BC, ये आपके पास हो जाएगा। तो यहां से अब आप ये देखो कि समीकरण 1 में आपके पास AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, देखो AB स्क्वायर के बराबर है, तो देखो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, तो देखो DB और BD होती तो एक ही बात है, तो ये दोनों मिलकर आप देखो समीकरण 1 से कुछ लिख सकते हैं AB का वर्ग। तो यहां से अब हम देखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपके पास लिखा हुआ था AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DB का वर्ग, तो आप इसका बेसिकली यूज कर रहे हैं यहां पर। तो आप ये देखो इसकी जगह आप लिख दोगे AB का वर्ग, तो ये आ जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस, देखिए BC का वर्ग आपके पास बचा है, और आपके पास बचा है 2 गुणा DB गुणा BC, तो 2 गुणा DB गुणा BC आपके पास ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हो आपको यही सिद्ध करने को बोला भी गया था, तो यहां पर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि आकृति में ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC 90 अंश से अधिक है, अर्थात अधिक कोण दिया हुआ है कोण ABC, और आपको बोला गया है AD BC के लंबवत है। तो सिद्ध कीजिए कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2 गुणा BC गुणा BD होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास ये आकृति में एक ABC एक त्रिभुज दिया हुआ था, तो आप देखिए एक त्रिभुज ABC है और AD BC के यहां पर लंबवत है। अब यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर आपके पास दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो समकोण त्रिभुज ABD दिखाई दे रहा है और दूसरा समकोण त्रिभुज ADC दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ADB की बात करते हैं। तो अब यहां पर आप देखो अगर आप समकोण त्रिभुज ADB में लिखोगे तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण होता है 90 अंश के सामने वाला, तो देखिए ये यदि 90 अंश है तो इसके सामने वाली भुजा तो AB हुई, तो आप लिखोगे AB का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल अर्थात BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। तो देखिए आपने ये तो लिख दिया। अब यहां से अगर आप AD का वर्ग निकालें
तो वो आपके पास आ जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। इसको आप समीकरण संख्या 1 लिख दीजिएगा। अब हम आगे आए तो देखो, अब आपके पास एक दूसरा त्रिभुज दिखाई दे रहा था, समकोण त्रिभुज ए सी डी। तो अब हम इस समकोण त्रिभुज में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहां से देखिए, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, अब इसमें भी अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो देखिए, ये जो कोण डी है वो 90 अंश है, अर्थात ये समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा आपके पास कर्ण हो जाएगी। तो देखिए, इसके सामने वाली भुजा तो AC है, तो आप लिखेंगे कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल अर्थात AD का वर्ग प्लस CD का वर्ग। अब यहां से आप एक बात गौर कर रहे हैं कि AD का वर्ग देखिए आप पहले ही निकाल चुके हैं समीकरण संख्या 1 से। अब यहां पर ये वाली बात आ सकती है कि आखिर हमने AD का वर्ग ही क्यों निकाला यहां पर। तो आप देखिए, जब आप इसको सिद्ध करेंगे तो इसमें AD कहीं भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब जहां जहां AD होगा उसको आपको हटाना पड़ेगा। इसलिए चूंकि यहां पर AD का स्क्वायर आ रहा है, इसलिए हमने समीकरण संख्या 1 का हम यूज करेंगे और AD का स्क्वायर का मान यहां पर रख देंगे। तो यहां देखिए, समीकरण 1 से यह आ जाएगा AC का वर्ग बराबर AD का स्क्वायर की जगह आप लिखोगे AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब आप यहां पर एक बात गौर करिए, जो आपको सिद्ध करना है उसमें कहीं भी DC नहीं है, देख सकते हैं आप DC कहीं भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहां पर देखिए, जो अपने पास DC या CD जो आया है उसको आपको चेंज करके लिखना होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि चूंकि CD, आप देखिए CD जो इतनी लेंथ है इसको आप लिख सकते हैं BC माइनस BD। तो देखिए, आप CD को लिख सकते हैं BC माइनस BD। तो अब आप इसका उपयोग करेंगे यहां पर। तो देखिए, यहां पर आपके पास आ जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग प्लस, अब देखिए CD की जगह तो आप BC माइनस BD लिख सकते हैं, तो आपने लिखा BC माइनस BD का वर्ग। अब आप देखिए यहां पर ये तो रहेगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग प्लस, अब देखिए ये आपके पास दो पदों का अंतर लिखा हुआ, फिर इसका होल स्क्वायर बेसिकली आपको करना है। तो आपको A प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर होता है ऐसे A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, वैसे आप लगाएंगे फॉर्मूला यहां पर। तो BC का वर्ग प्लस BD का वर्ग माइनस 2 गुणा BC गुणा BD, आपके पास ये आ जाएगा। तो यहां से अगर आप एक बात गौर करें तो देखिए, यहां प्लस BD का वर्ग है और यहां माइनस BD का वर्ग है, तो ये तो आपके पास कैंसिल ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए, आपके पास ये बच जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग माइनस 2 गुणा BC गुणा BD। तो आप देख सकते हैं आपको यही इस प्रश्न में सिद्ध भी करना था। आप देख भी सकते हैं कि यहां पर आपको सिद्ध करना था, यहां पर ये आपके पास माइनस होगा, तो ये आपने उस तरीके से सिद्ध भी कर दिया है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 5 में बोला गया है कि आकृति में AD त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है तथा AM BC के लंबवत है, तो सिद्ध कीजिए कि, आप देखिए आपके पास यहां 3 भाग दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको समझ लेते हैं। तो आप देखिए यहां पर आपके पास एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है ये, और इसमें AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। अब यहां पर माध्यिका भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो माध्यिका होता है किसी भी भुजा की मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को जोड़ दे तो माध्यिका कहलाती है। तो देखो, अगर आपसे AD बोला गया मतलब A तो एक शीर्ष है ABC का, तो D जो होगा वो A के सामने वाली भुजा अर्थात BC के मध्य बिंदु होना चाहिए। तो आप देखिए D यहां पर BC का मध्य बिंदु हो चुका है, और बोला गया है कि AM BC के लंबवत है, अर्थात A से अगर आपने एक लंब डाला BC पर तो वो M बिंदु पर आकर मिलेगा। तो देखिए ये आपके पास 90 अंश हो चुका है। अब यहां पर जो आपको सिद्ध करना है उसका, यदि आप पहला भाग देखेंगे तो आपको सिद्ध करना है
ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस बी सी गुणा डी एम प्लस बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से अब आप देखो, इसको यदि आप सिद्ध करोगे तो यहां पर हम लिख लेते हैं, प्रथम पार्ट को आप हल कर रहे हैं। अगर आप त्रिभुज ए एम डी देखें, क्योंकि ध्यान रखें आपको समकोण त्रिभुज ही देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी में आपके पास एक संबंध हो सकता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पर आप देखो आपके पास काफी समकोण त्रिभुज बनने होंगे। तो अभी चूंकि देखिए यहां पर बी सी डी एम ए डी वाली भुजा भी आ रही है, इसलिए आपको समझ में आया कि अब आपको यहां पर त्रिभुज ए एम डी ले लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये समकोण त्रिभुज भी आ रहा है। तो अब यहां से आप देखो समकोण त्रिभुज ए एम डी में हम देखते हैं, त्रिभुज ए एम डी में, और यहां पर अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पाइथागोरस प्रमेय से। तो अभी आपने एक बात ये गौर करी कि ये तो चूंकि लंबवत है अर्थात ये 90 अंश हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा अर्थात एडी आपके पास कर्ण हो जाएगी। तो ये एडी का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाएं इस त्रिभुज की देखिए, एक हो जाएगी ए एम, तो आपने लिखा ए एम का वर्ग प्लस अब आप लिख देंगे एम डी का वर्ग। तो आप इसको समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। अब इसी तरीके से आप देखो आपको एक और समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए सी एम। आप देख सकते हो ये भी आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। अब यहां पर बात आती है कि आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें यही वाला समकोण त्रिभुज लेना है। तो आप देखो ए सी का स्क्वायर यूज हो रहा है, तो ए सी मतलब इसी वाले समकोण त्रिभुज में भुजा आएगी। तो अभी आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए एम सी में। अब यहां पर भी आप पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे, तो मैं यहां पर केवल पाइथागोरस लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी है। तो आप देखिए यहां पर जो m अर्थात 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ए सी का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग प्लस सी एम का वर्ग आपके पास आ जाएगा। तो अब चूंकि आप ये देखो एक बात कि जो आपको पहला भाग सिद्ध करना है उसमें ए एम कहीं भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपने देखा कि समीकरण संख्या 1 में ए एम आ रहा है और समीकरण संख्या 2 अगर हम इसको मान लें तो इसमें भी ए एम का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहां से देखिए समीकरण 1 व 2 से अब यहां पर आप ये देखो कि ए एम का स्क्वायर पहले समीकरण से देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए डी का स्क्वायर माइनस एम डी का स्क्वायर, और अगर आप समीकरण संख्या 2 से देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस सी एम का स्क्वायर। अब आप यहां पर ये देखो कि आपको BC गुणा DM भी चाहिए। अब चूंकि आप ये देख रहे हो यहां पर आपके पास CM जो पद है वो तो आपको चाहिए ही नहीं ऐसा पद। तो अभी आप यहां से देखिए कि इस त्रिभुज में अगर हम CM को लिखना चाहें तो CM को हम लिख सकते हैं BMD प्लस DC। आप देख सकते हैं CM मतलब हो जाएगा MD प्लस DC, तो इसकी जगह हम यहां पर लगा देते हैं। तो देखिए AD का स्क्वायर बराबर, अब यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा MD का स्क्वायर, आपने इसको पक्षांतर किया दाईं तरफ, प्लस AC का स्क्वायर माइनस, अब CM की जगह देखिए हम यहां पर लिख सकते हैं, अभी हमने सीखा कि MD प्लस DC लिख सकते हैं। तो देखिए MD प्लस DC का होल स्क्वायर। तो देखिए AD का होल स्क्वायर बराबर MD का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहां पर आप दो संख्याओं का जोड़कर उनका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एम डी का होल स्क्वायर माइनस डी सी का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा एम डी गुणा डी सी। तो आप एक बात पर गौर करेंगे तो देखिए यहां से एम डी का होल स्क्वायर ये धनात्मक है और यहां पर ये आपके पास ऋणात्मक है, तो ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप ये देखो आपके पास आ जाएगा ए सी का होल स्क्वायर, क्योंकि बाकी बचे पदों को आप इधर की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए ए सी का होल स्क्वायर बराबर, अब डी सी का होल स्क्वायर को आप इधर ले जाइएगा तो ये आ जाएगा ए डी का होल स्क्वायर प्लस
DC या CD बात एक ही है, तो मैंने यहां पर CD का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 गुणा MD गुणा DC, ये आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप एक बात पर गौर करेंगे कि चूंकि यहां पर देखिए आपके पास BC/2 आना चाहिए, तो अब BC का आधा, इसका मतलब BD या DC हुआ, क्योंकि माध्य का जो होता है अर्थात जो D वाला बिंदु था वो BC का आधा था, तो CD अगर आप इस बिंदु को लिखना चाहेंगे तो BC का आधा करके लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस, अब देखिए BC का आधा अर्थात BC/2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास हो गया 2 गुणा MD गुणा DC। तो अब यहां से आप एक बात पर गौर करिए कि अगर मैं इस 2 को हटाकर जो गुणा है ये, अब मैं इस 2 का गुणा DC के साथ लिख देता हूं, क्योंकि देखिए गुणा करना था वो आप किसी के साथ भी करें, लेकिन चूंकि जो आपको सिद्ध करना है उसके लिए हमको यहां पर 2 का गुणा DC के साथ करना पड़ेगा। तो अब देखिए जो D बिंदु है वो तो BC का मध्य बिंदु है, अर्थात 2 का गुणा यदि हम DC से करेंगे तो ये पूरी भुजा आ जाएगी BC के बराबर। तो आप देखिए BC वाली भुजा यहां पर आपको दिख जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर आपके पास हो जाएगा AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BC/2 का वर्ग प्लस, अब देखिए ये वाली भुजा तो BC के बराबर हो गई, गुणा MD लिख सकते हैं या DM, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहां पर DM लिख दिया, तो आप देख सकते हो कि आपको जो ये प्रूफ करना था BC इंटू DM प्लस AD का स्क्वायर प्लस BC/2 का होल स्क्वायर आना चाहिए था दाएं पक्ष में, तो आप देखिए वही आपके पास आ भी रहा है। तो इस तरीके से पहला भाग तो आपने हल कर दिया है। अब चलिए हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ लेते हैं। तो दूसरे वाले भाग में आप देखिए आपको जो सिद्ध करना है वो है AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस BC गुणा DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप एक बात पर गौर करिए कि आपको यहां पर जो सिद्ध करना है उसमें AB का स्क्वायर वाला पद आ रहा है, अर्थात AB वाली भुजा आएगी। तो अब आपको एक ऐसा समकोण त्रिभुज देखना है जिसमें AB वाली भुजा आनी चाहिए। तो आप देखिए आपके पास ABM एक ये समकोण त्रिभुज है जिसमें AB वाली भुजा आएगी कभी ना कभी। तो त्रिभुज ABM का अब हम सहारा लेते हैं और उसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। त्रिभुज ABM में अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो अब चूंकि आपने देखा था कि जो M वाला कोण था वो तो समकोण था, अर्थात उसके सामने वाली भुजा आप देख सकते हो M जो कोण है उसके सामने वाली भुजा AB वो कर्ण का काम करेगी। तो आप यहां पर लिखोगे AB का होल स्क्वायर बराबर AM का होल स्क्वायर प्लस BM का होल स्क्वायर। तो आपने देखिए इतना तो लिख दिया। अब यहां से आप ये देखिए आप AB स्क्वायर को तो ऐसे रहने दीजिएगा। अब आप ये देखिए AM को आप क्या लिख सकते हैं, अब देखिए अगर आप AMD वाले त्रिभुज से देखेंगे समकोण त्रिभुज से, जैसे हमने यहां पर भी लिखा था, तो अब आप देखिए यहां से अगर आप AM का होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा AD का होल स्क्वायर माइनस MD या DM, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहां पर मैंने DM का होल स्क्वायर लिख दिया है, तो अब आप इसका यूज कर सकते हैं यहां पर। तो यहां पर हम AM के स्क्वायर की जगह ये लिख देंगे। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा AD का होल स्क्वायर माइनस DM का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए BM के होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख दीजिएगा। तो यहां पर मैं ऐसे थोड़ा निशान बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने AM के होल स्क्वायर को AD का होल स्क्वायर माइनस DM का होल स्क्वायर लिखा था। तो अभी आप ये देखो कि AB का होल स्क्वायर, इसको तो आप ऐसे रहने दीजिएगा, AB का होल स्क्वायर बराबर, अब यहां से देखो AD का होल स्क्वायर माइनस DM का होल स्क्वायर, आप जैसे का तैसा इन दोनों पदों को लिख दीजिएगा प्लस, अब चूंकि यहां पर आप देखो आपके पास BM का होल स्क्वायर आ चुका है, तो अब यहां से आप ये गौर करो कि BM वाला पद तो यहां पर कहीं भी नहीं है जो आपको दूसरा वाला भाग सिद्ध करना है। तो अब आप देखो
आप बी एम को देखो यहां से क्या लिख सकते हो, बी एम मतलब ये वाली भुजा, इसको आप लिख सकते हो बी डी माइनस डी एम। तो इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे यहां पर, तो आप लिखेंगे बी एम की जगह बी डी माइनस डी एम का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए अगर हम होल स्क्वायर लगाएंगे अर्थात फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, तो ए बी का होल स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा, ये आ गया ए डी का स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर प्लस, देखिए बी डी माइनस डी एम का होल स्क्वायर आप यदि करेंगे तो आ जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस डी एम का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा बी डी गुणा डी एम। अब यहां पर आप एक बात पर गौर करेंगे, तो अगर मैं देखूं डीएम का होल स्क्वायर, देखिए यहां पर धनात्मक है और यहां पर ऋणात्मक है, तो ये तो आपके पास कैंसिल हो गया। तो यहां से आप देखिए आपके पास बचेगा ए बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए ए डी का होल स्क्वायर बचा, तो आप इसको लिख दीजिएगा प्लस, अब यहां पर देखो ये आपके पास बी डी का होल स्क्वायर बचा है और जो आपको सिद्ध करना है उसमें बीसी बटे 2 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो आप देखो जो डी बिंदु है वो तो बीसी का आधा है, अर्थात बी डी को आप बीसी बटे 2 लिख सकते हैं आसानी से। तो यहां पर आप बी डी को लिख सकते हैं बीसी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पर आप एक बात पर गौर करेंगे दोबारा कि बी डी का 2 गुना, अगर मैं यहां पर एक कोष्टक बना दूं अर्थात 2 गुणा बी डी, तो आप देखो 2 गुणा बी डी मतलब वो आपके पास पूरी एक भुजा बीसी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि डी तो मध्य बिंदु है बीसी का। तो यहां से आपके पास आ जाएगा बीसी गुणा डी एम। तो आप देख सकते हो आपको दूसरे वाले भाग में यही सिद्ध भी करना है। तो इस तरीके से आपका दूसरा वाला भाग तो सिद्ध हो चुका है आसानी से। अब हम तीसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो आप देखिए तीसरे वाले भाग में जो आपको सिद्ध करना है वो है ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा ए डी का होल स्क्वायर प्लस 1/2 गुणा बी सी का होल स्क्वायर। तो अब यहां पर आप देखो कि आपको यदि ये सिद्ध करना है तो आपको कौन कौन से त्रिभुज लेने पड़ेंगे, एक बार हम उनको समझ लेते हैं। तो यहां पर आप ये देखिए कि आपको ए सी का होल स्क्वायर का यूज पड़ रहा है, अर्थात आपको समकोण त्रिभुज ए एम सी की जरूरत पड़ेगी एक तो, और आपको समकोण त्रिभुज ए बी एम की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि आप देखो ए बी का होल स्क्वायर भी आपके पास आ रहा है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि आखिर कौन कौन से समकोण त्रिभुज आपको लेने होंगे। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी एम ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी एम में अब यहां पर आप ने देखा था कि जो कर्ण होगा वो होगा ए बी, अर्थात कर्ण का वर्ग ए बी का स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा ए एम का वर्ग प्लस बी एम का वर्ग। इसको आप समीकरण संख्या 3 मान लीजिएगा, क्योंकि अभी तक शायद हमने 1 और 2 समीकरण तो लिख दिए हैं, तीसरा समीकरण हमने उसको मान लिया। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं ए बी तो स्क्वायर तो अपने पास आ चुका समकोण त्रिभुज ए बी एम में। अब ए सी का होल स्क्वायर कैसे आएगा, तो आप देखो अगर आप समकोण त्रिभुज ए सी एम ले लेंगे तो आप देख रहे हो इसमें आपके पास ए सी का स्क्वायर एक भुजा जरूर आएगी अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां पर आप देखिए हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए सी एम में। तो अब यहां पर आप देखोगे कर्ण आपके पास हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर बराबर ये आपके पास हो जाएगा ए एम का होल स्क्वायर प्लस एम सी का होल स्क्वायर। तो इसको आप समीकरण संख्या 4 मान लीजिएगा। अब आप एक बात पर और भी गौर करेंगे कि जो आपको सिद्ध करना है उसमें बाएं पक्ष में ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर है, अर्थात अब आप ये देखो समीकरण 3 में बाएं पक्ष में ए बी का होल स्क्वायर है, समीकरण 4 में बाएं पक्ष में ए सी का होल स्क्वायर है, अर्थात समीकरण 3 और 4 को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास बाएं पक्ष तो वैसा ही आ जाएगा जो हमको सिद्ध करना है। तो समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से अब यहां पर आप देखो आपके पास बाएं पक्ष में आ गया ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप एक बात देखिए दाएं पक्ष में आपके पास आ जाएगा, यहां पर देखिए ए एम का होल स्क्वायर यहां पर भी है और ए एम का होल स्क्वायर यहां पर भी है, अर्थात 2 गुणा ए एम का होल स्क्वायर प्लस बी एम का होल स्क्वायर प्लस देखिए एम सी का होल स्क्वायर लिखें या सी एम का होल स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे ये देखिए मैंने यहां पर सी एम का होल स्क्वायर लिख दिया है। तो अब देखिए यहां पर बाएं पक्ष जैसा का तैसा ही हम रखे रहने देंगे।
तो आपके पास हो जाएगा, क्योंकि देखो एक पक्ष तो आपको जैसा का तैसा ही रखना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि ये तो बिल्कुल जैसा सिद्ध करना है वैसा ही आ चुका है, तो आप इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। तो आपने लिख दिया ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब यहां से देखिए बराबर 2 गुणा ए एम का होल स्क्वायर, ये तो आपने लिख दिया जैसे का तैसा। अब यहां पर आप देखो एम बी का होल स्क्वायर अर्थात बी एम का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहां से देखो बी एम को आप लिख सकते हैं बी डी माइनस डी एम, यहां पर हमने देखा था। और इसी तरीके से आप देखिए सी एम भी आपके पास आएगा, और सी एम को आप लिख सकते हो, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, अगर सी एम की जरूरत हमें पड़ेगी, वैसे पड़ेगी ही, आगे हमने देखा भी था एक पद आया था, तो सी एम को आप लिख सकते हैं सी डी प्लस एम डी। तो यहां से आप ये देखो, आप बी एम के होल स्क्वायर की जगह लिख देंगे बी डी माइनस डी एम का होल स्क्वायर प्लस, और देखिए इस सी एम के होल स्क्वायर की जगह अभी हमने सीखा, आप इसको लिख देंगे सी डी प्लस डी एम का होल स्क्वायर। तो आप देखिए यहां से ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, इसको तो आप ऐसे ही रखेंगे बाएं पक्ष में। अब ये देखिए 2 गुणा ए एम का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पर यदि आप इसमें होल स्क्वायर को ओपन करेंगे फॉर्मूले से, तो बी डी का स्क्वायर प्लस डी एम का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा बी डी गुणा डी एम आपके पास आ जाएगा। अब सी डी प्लस डी एम का होल स्क्वायर भी आपको लगाना है, तो देखिए सी डी का होल स्क्वायर प्लस डी एम का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा सी डी गुणा डी एम आपके पास आ जाएगा। अब आप एक बात पर गौर करेंगे कि बी डी और सी डी तो आपके पास बराबर थे, क्योंकि बी सी का मध्य बिंदु डी था, अर्थात बी डी और सी डी आपके पास बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये वाला पद देखें और एक ये पद देखें, दोनों पद आपस में बराबर ही आएंगे, ये हमने आपको समझा भी दिया, क्योंकि देखिए सब कुछ बराबर है, डीएम यहां पर भी है, डीएम यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, यहां बी डी और सी डी है, लेकिन चूंकि ये बराबर है तो इसका मतलब ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए माइनस है और यहां पर आपके पास देखिए प्लस है, तो ये तो आपने कैंसिल कर दिया। अब आप ये देखिए आपके पास आ जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये आपके पास आया 2 गुणा ए एम का होल स्क्वायर, तो देखिए 2 मैंने कॉमन ले लिया तो ए एम का होल स्क्वायर आया प्लस, इसी तरीके से आप देखो ये डीएम का होल स्क्वायर और एक डीएम का होल स्क्वायर यहां पर है, अर्थात 2 गुणा डीएम का होल स्क्वायर आया, तो यहां पर मैं डीएम का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख देता हूं कोष्टक में, 2 मैंने पहले कॉमन ले लिया। अब यहां से आप देखो आपके पास जो बचे हुए हैं पद वो है बी डी का होल स्क्वायर, तो आपने वो लिख दिया प्लस, अब देखिए एक पद आपके पास सी डी का होल स्क्वायर बचा हुआ है, तो आपने ये भी लिख दिया। अब आप यहां पर ये देखिए ए एम प्लस डी एम का होल स्क्वायर, तो देखो ए एम अर्थात ये वाली भुजा प्लस डी एम मतलब ये वाली भुजा का होल स्क्वायर यदि आप करोगे तो वो आपके पास ए डी के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए आप लिखोगे ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर बराबर, देखो ये आपके पास आ गया समकोण त्रिभुज ए एम डी में, अगर आपने देखा अभी हमने आपको दिखाया भी था, तो 2 तो ऐसे ही रहने देंगे और ये आपके पास ए डी का होल स्क्वायर आ गया प्लस, अब यहां से आप ये देखो कि बी डी का होल स्क्वायर है और यहां पर सी डी का होल स्क्वायर है, तो आप देख सकते हो बी डी जो आपके पास है वो तो बी सी बटे 2 है, क्योंकि बी डी और सी डी आपस में बराबर है, क्योंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो आप इसे लिख सकते हैं बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस, आपने इसको लिखा, इसी तरीके से आप इसको भी बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास आ गया ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ये तो बाएं पक्ष में रहा, दाएं पक्ष में आपके पास आ गया 2 गुणा ए डी का होल स्क्वायर प्लस, देखो ये आ गया 2 गुणा बी सी का होल स्क्वायर बटे, क्योंकि देखो ये दोनों पद एक जैसे हैं इसलिए मैंने 2 गुणा करके लिख दिया, और ये 2 का होल स्क्वायर मैं अलग से कर देता हूं, तो ये अपॉन में 4 मैंने कर दिया, तो 2 से देखिए ये 4 कैंसिल होगा तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा ये आपके पास, और यहां पर आप देखिए अंत में आपके पास आ जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा ए डी का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो 1/2 आपके पास ये है और बी सी का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से यही आपके पास तीसरा वाला भाग था जो कि आपको सिद्ध करना था, और आपने इसको आसानी से
सिद्ध भी कर दिया है। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 को पढ़ लेते हैं। यहां पर बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं में वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको जो सिद्ध करना है, ये देखिए भाषा में लिखा हुआ है आपके पास, आप इसको गणितीय रूप में लिखेंगे तो समझ लेते हैं कि आखिर हमको क्या सिद्ध करना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं गणितीय रूप में, अभी हम पता करेंगे कि आखिर हमें क्या सिद्ध करना है। आपको बोला गया है कि विकर्णों के वर्गों का योग, तो विकर्ण आप देखो, अगर आपके पास ये समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है तो विकर्ण आपके पास हो जाएंगे एसी का वर्ग प्लस बीडी का वर्ग। तो ये आपने विकर्ण के वर्ग किया और फिर आपने उनका योग कर दिया, ये बराबर होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो इनकी तो 4 भुजाएं होती हैं समांतर चतुर्भुज की, तो चारों भुजाओं के वर्गों का योग आपको करना है, अर्थात ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का होल स्क्वायर। तो आपको देखिए ये सिद्ध करना है, आपने इसको लिख भी लिया यहां से। अब यहां पर हम देखते हैं कि आखिर हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है हमारे पास। यहां पर हमने अब देखिए बिंदु ए से डी सी के लंबवत एक रेखा खींची है ए एफ, तो ये एफ पर आकर मिली है, लंबवत है अर्थात ये वाला कोण आपके पास 90 अंश आ गया। इसी तरीके से अगर आप डी बिंदु से एक लंब खींचेंगे बी ए पर, तो देखिए अगर आप बी ए को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो वो ई बिंदु पर आकर मिलता है। तो आपके पास ये देखो ये वाला कोण भी आपके पास 90 अंश आ चुका है, अर्थात समकोण आ चुका है। तो आपके पास देखो यहां से एक त्रिभुज दिखाई दिया है और वो त्रिभुज है DEA। यहां पर मैं बना भी देता हूं, देखिए DE और A, ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाया। और आखिर हमने इस समकोण त्रिभुज को ही क्यों लिया तो समझ लेते हैं। तो देखिए DEA वाला यदि आप समकोण त्रिभुज लेंगे तो आपके पास ये देखो 90 अंश बनना है। तो आपको समकोण त्रिभुज ही ध्यान रखना है, हमेशा लेना होता है, क्योंकि उसी में आपके पास एक संबंध होता है पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो यहां पर आप देखो त्रिभुज DEA में यहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखो E जो 90 अंश है उसके सामने वाली भुजा तो कर्ण हो जाएगी, अर्थात AD का होल स्क्वायर बराबर ये आपके पास आ जाएगा DE का होल स्क्वायर प्लस EA का होल स्क्वायर। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। अब यहां से आप देखिए, आप दूसरा समकोण त्रिभुज देखेंगे तो आप देखिए कि अगर आप दूसरा समकोण त्रिभुज लें तो DEB आप ये वाला समकोण त्रिभुज ले सकते हैं। तो देखिए इसमें ये जो कोण है आपके पास, ये E वाला तो इसमें भी आएगा, अर्थात समकोण तो इसमें भी आ रहा है। तो अगर आप अभी DEB वाला समकोण त्रिभुज लें तो यहां पर आप लिखेंगे त्रिभुज DEB में, और पाइथागोरस प्रमेय ही आपके पास एक तरीका होता है, क्योंकि उसी के कारण ही एक संबंध आपको मिलेगा, नहीं तो मिल ही नहीं सकता। तो यहां पर आपके पास देखो कर्ण जो आएगा वो E के सामने वाली भुजा अर्थात DB आ जाएगी। तो यहां से आप लिखोगे DB का होल स्क्वायर बराबर ये आपके पास आ जाएगा DE का होल स्क्वायर प्लस EB का होल स्क्वायर। इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। अब यहां से आप ये देखिए कि अगर आप यहां से देखो तो DB का होल स्क्वायर आप जैसा है वैसा ही लिख दीजिएगा बराबर। अब यहां पर आप एक बात पर गौर करेंगे तो DE के होल स्क्वायर को तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, और जो EB का होल स्क्वायर है आप देखिए इस चित्र में EB का होल स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा EA प्लस AB का होल स्क्वायर। तो देखिए आप EB को लिख सकते हैं EA प्लस AB, और चूंकि होल स्क्वायर था तो आपने यहां पर लगा दिया। तो ये आ जाएगा DB का होल स्क्वायर बराबर DE का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां पर अगर आप ओपन करेंगे इसे अर्थात फॉर्मूला लगाएंगे तो EA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा EA गुणा AB ये आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि अब देखो समीकरण संख्या 1 में जो DE प्लस EA का होल स्क्वायर था वो AD के होल स्क्वायर के बराबर था।
तो आप देखो यहां पर डी ई प्लस ई ए का होल स्क्वायर आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है, तो आप इसकी जगह ए डी का होल स्क्वायर लिख देंगे। ए डी या डी ए कुछ भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि दोनों भुजाएं तो सेम ही रहती हैं। तो ये आपके पास आ गया ए डी या डी ए, आप कुछ भी लिखते हैं। तो जैसे यहां पर मैंने डी ए का होल स्क्वायर लिख दिया इन दोनों को मिलाकर, प्लस ए बी का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया आपके पास 2 गुणा ई ए गुणा ए बी। इसको आप समीकरण संख्या 3 मान लीजिएगा। अब आपने देखिए समीकरण संख्या 3 तक बना ली। अब आप इस चित्र में दोबारा देखेंगे तो आपको देखो एक समकोण त्रिभुज और दिखाई देगा, वो त्रिभुज है आपके पास ए डी एफ वाला, आप देख सकते हो ए डी और ये एफ। तो आपके पास ये ए डी एफ एक समकोण त्रिभुज दिखाई दिया। तो अब त्रिभुज ए डी एफ का हम सारा लेते हैं। आपने जो ए एफ था वो तो एक लंब था, अर्थात जो एफ कोण था वो एक समकोण था। तो एफ के सामने वाली भुजा यहां पर हो जाएगी कर्ण, अर्थात आपके पास आ जाएगा ए डी का होल स्क्वायर बराबर, ये आपके पास आ गया ए एफ का होल स्क्वायर प्लस एफ डी का होल स्क्वायर। तो इसको आप समीकरण संख्या 4 मान लीजिएगा। इसी तरीके से आप देखो आपको एक और समकोण त्रिभुज दिखाई देगा, और वो समकोण त्रिभुज आपके पास हो जाएगा ए एफ सी वाला। देखिए ए सी एफ, ये आपके पास देखो एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज को भी हम लिख लेते हैं और यहां पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए त्रिभुज ए एफ सी में चूंकि एफ जो कोण है वो एक समकोण है, अर्थात 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा आपके पास कर्ण हो जाएगी। तो आप लिखोगे ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए एफ का होल स्क्वायर प्लस एफ सी का होल स्क्वायर। तो यहां से आप ये देखो ए सी का होल स्क्वायर तो आप ऐसे रहने दीजिएगा, ए एफ का होल स्क्वायर भी आपने ऐसे रहने दिया, प्लस अब यहां पर आप देखो जो आपके पास एफ सी का होल स्क्वायर है। अब जो एफ सी वाली भुजा है इसको यदि आप यहां से देखें तो एफ सी को आप लिख सकते हैं सी डी माइनस डी एफ। तो आप एफ सी का मान यहां पर लिख देंगे सी डी माइनस डी एफ। तो यहां से देखो सी डी माइनस डी एफ का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए एफ का होल स्क्वायर प्लस, अब ये देखो सी डी माइनस डी एफ का होल स्क्वायर है, तो यहां पर आप फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आ जाएगा सी डी का होल स्क्वायर प्लस डी एफ का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा सी डी गुणा डी एफ। तो अब यहां पर आप एक बात पर गौर करेंगे तो देखिए समीकरण संख्या 4 में ए एफ का होल स्क्वायर प्लस एफ डी का होल स्क्वायर ए डी का होल स्क्वायर के बराबर है। अब आप देखिए यहां पर ए एफ का होल स्क्वायर आपको यहां दिखाई दिया और एफ डी या डी एफ का होल स्क्वायर ये है आपके पास। तो समीकरण संख्या 4 से आप इन दोनों को मिला के ए डी का होल स्क्वायर या डी ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी और डी ए तो बराबर ही होते हैं एक जैसे। तो ये आ गया ए सी का होल स्क्वायर बराबर डी ए का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा सी डी गुणा डी एफ। तो अभी हम देखिए इसको दूसरा समीकरण बोल देंगे। तो ये देखिए चौथा समीकरण अभी हमने लिख दिया था, तो इसको हमने अगला समीकरण अर्थात समीकरण संख्या 5 लिख दिया। तो अब यहां से आप एक बात पर और गौर करेंगे कि चूंकि ए बी सी डी तो आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहां पर लिख देते हैं चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर चूंकि समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब तो ये हुआ कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात ए बी जो भुजा होगी वो सी डी के बराबर हो जाएगी और जो बी सी वाली भुजा होगी वो ए डी के बराबर हो जाएगी। तो देखिए इसको हम समीकरण संख्या 6 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण संख्या 7 मान लेते हैं। तो अगर आप ये देखो त्रिभुज, देखिए यहां पर हम समझ लेते हैं त्रिभुज डीई ए और त्रिभुज एडीएफ की हम यदि बात करें, त्रिभुज डीईए और त्रिभुज एडीएफ, तो यहां पर समझ लेते हैं कौन कौन से त्रिभुज हैं। तो देखो त्रिभुज डीईए तो आपके पास ये वाला त्रिभुज है, देखिए मैं इसको यहां पर एक पीले रंग से रंग रहा हूं, तो ये आपके पास त्रिभुज डीईए है। अब हम त्रिभुज एडीएफ को भी देख लेते हैं, तो वो कौन सा त्रिभुज है, तो देखिए ये वाला त्रिभुज है त्रिभुज एडीएफ वाला। इसको मैंने देखिए आसमानी रंग से रंगा है ताकि आपको समझ में आए कि इन दोनों त्रिभुजों की यदि हम बात करें तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं त्रिभुज डीईए तथा त्रिभुज
ADF में। अब यहां पर आप देखो, आपको ये कोण E यहां पर 90 अंश दिखाई दे रहा है इस त्रिभुज में, और यहां पर कोण F 90 अंश दिखाई दे रहा है। तो कोण E बराबर कोण F आपने लिख दिया, चूंकि 90 अंश थे। फिर आप ये देखो कि चूंकि ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने लंब डाला होगा वो भी बराबर होगा। या फिर आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि देखिए, आप AD वाली यदि दोनों में भुजा लें तो वो तो दोनों में कॉमन है, अर्थात दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ आ रही है। तो आपने लिख दिया AD बराबर AD आ रहा है दोनों त्रिभुजों में, अर्थात चूंकि ये उभयनिष्ठ थे। तो इसी तरीके से अब आप ये देखो कि चूंकि ये दोनों भुजाएं समांतर थी, इसका मतलब यदि इनको एक तिर्यक रेखा कट करेगी तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण EAD बराबर कोण ADF के बराबर आ जाएगा। तो कोण EAD बराबर कोण ADF आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब आपने देखा कि दो भुजाएं, कोण भुजा कोण, ये आपके पास आ चुका है बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपके पास सर्वांग त्रिभुज हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखो त्रिभुज DEA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज। अब यहां पर आपने देखो, पहला त्रिभुज तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, दूसरे त्रिभुज के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि आखिर कैसे लिखा जाता है। तो देखो, चूंकि E वाला कोण F वाले कोण के बराबर था, E चूंकि बीच में आया है तो यहां पर F बीच में आ जाएगा। फिर आपने देखा कोण यहां पर A D के बराबर है, तो यहां पर देखो A यहां पर आया है तो D यहां पर लिख देंगे, तो यहां पर आपके पास A आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा त्रिभुज DEA और त्रिभुज AFD आपके पास सर्वांग सम आ चुके हैं। तो देखिए यहां पर मैंने इसको यहां पर आपको समझा दिया चित्र के पास में ही। तो यहां से अगर चूंकि सर्वांग सम है तो आपको समझ में आएगा कि EA जो भुजा होगी, मतलब आप देखो EA वाली भुजा आपके पास FD के बराबर हो जाएगी, FD या DF आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से EA और FD आपने बराबर कर दिए। अब यहां पर आप ये बात पर गौर करें कि अगर आप समीकरणों को जोड़ेंगे तो देखिए यहां पर कौन से समीकरणों को जोड़ना है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर समीकरण संख्या 3 और देखिए समीकरण संख्या 5 को यदि हम जोड़ें तो यहां लिख भी देते हैं, समीकरण 3 व समीकरण 5 को जोड़ने पर अगर हम इनको जोड़ें तो आप एक बात पर गौर करिए कि AC का स्क्वायर प्लस देखो यहां पर DB का होल स्क्वायर, ये आपके पास आएगा ही आएगा। और आप एक बात पर और भी गौर करोगे तो AC और DB आपके पास देखो, AC और DB समांतर चतुर्भुज के विकर्ण थे, तो आपके पास बाएं पक्ष में तो दोनों विकर्णों का योगफल आ जाएगा। तो यहां से आप देखो AC का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर आपके पास आ गया, ये बाएं पक्ष आ गया। अब आपको इसको बिल्कुल भी कुछ भी छेड़खानी इसमें नहीं करनी है, क्योंकि आपको जो सिद्ध करना है उसका एक पक्ष तो आपके पास आ चुका है। अब चूंकि आपको जोड़ना था तो आप देखो दाएं पक्ष को जोड़ेंगे, तो यहां देखो इसको लिख लेते हैं DA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो देखो DA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस 2 गुणा DA, सॉरी ये आपके पास था EA गुणा AB के बराबर। तो EA गुणा AB ये आपने समीकरण संख्या 3 का लिख लिया दाएं पक्ष, प्लस अब आप देखिए समीकरण संख्या 5 का दाएं पक्ष लिखेंगे। तो समीकरण संख्या 5 तो आपके पास ये है, तो इसका दाएं पक्ष यदि आप लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा DA का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर माइनस, अब देखो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, माइनस 2 गुणा CD गुणा FD, ये आपके पास आ गया। तो अब आप एक बात पर और गौर करें, तो देखो AC का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, ये तो आपको कुछ करना ही नहीं था बाएं पक्ष में, आपने वैसे ही लिखा। अब यहां पर आप दाएं पक्ष में देखिए AB का स्क्वायर, ये आपके पास था, आप इसको ऐसे ही लिख रहने दीजिएगा, प्लस अब यहां से आप ये देखो कि आप लिख सकते हो CD का होल स्क्वायर प्लस DA का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा।
और यहां पर आप देखो डी ए का होल स्क्वायर देखिए 2 बार लिखा हुआ है, तो यहां 2 गुणा डी ए का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, प्लस ये आ गया 2 गुणा ई ए गुणा ए बी माइनस 2 गुणा सी डी गुणा एफ डी, ये आपके पास आ गया है। अब यहां पर आप एक बात पर और गौर करें तो आप पाएंगे कि जो अभी हमने देखो सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध किए थे, उसमें हमने बोला था ई ए और एफ डी बराबर है। तो आप देखो कि ये ई ए है और ये एफ डी है, तो देखिए बाएं पक्ष में तो ए सी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर लिखा बराबर, देखो ये ए बी का स्क्वायर आ गया प्लस सी डी का स्क्वायर आ गया प्लस, अब ये देखो 2 गुणा डी ए का होल स्क्वायर लिखा है, तो एक डी ए का होल स्क्वायर तो मैंने ऐसे लिख दिया और एक डी ए का होल स्क्वायर जरूर आएगा। और आप देखो कि चूंकि ये तो आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, तो एक डी ए को आप बीसी लिख सकते हैं आसानी से यहां पर, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज की। तो आपने यहां पर लिख दिया बीसी का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 गुणा ई ए की जगह आप एफ डी लिख सकते हैं और ए बी सी डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, माइनस ये आपके पास आ जाएगा 2 गुणा सी डी गुणा एफ डी। तो अब आप ये देखिए यहां से कि देखो प्लस का चिन्ह है यहां पर और ये देखो माइनस का चिन्ह है, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, बस प्लस और माइनस चिन्ह का अंतर है केवल। तो यहां से आप ये देखो आपके पास बाएं पक्ष में रहेगा ए सी का होल स्क्वायर प्लस डी बी का होल स्क्वायर, अर्थात विकर्णों के वर्गों का योगफल बराबर, देखो ये चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल लिखा हुआ है, तो देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर प्लस डी ए का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। तो आपने देखा था कि आपको यही सिद्ध भी करना था, हमने आपको गणितीय रूप में लिख के भी दिखाया था कि आपको यही सिद्ध करना है। या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज में सभी चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल उस समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए अब हम प्रश्न संख्या 7 पर आ जाते हैं। यहां पर बोला गया है कि आकृति में एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि। यहां पर आप देखिए सबसे पहला भाग जो हमको सिद्ध करना है वो है त्रिभुज एपीसी समरूप होगा त्रिभुज डीपीबी के बराबर। तो यहां से सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपके पास एक वृत्त दिया हुआ है और इसकी 2 जीवाएं आपको दी हुई हैं। एक जीवा है ए बी, आप देख सकते हैं ए बी वाली जीवा आपके पास ये वाली है और दूसरी जीवा आपको दी हुई है सी डी, और आपको बोला गया था कि ये दोनों जीवाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आप एक बात पर यह गौर करें कि कभी भी ऐसा ना सोचें कि बिंदु P इस वृत्त का केंद्र है, हो भी सकता है वो केंद्र हो और हो सकता है वो केंद्र ना हो, भले ही आपको लग रहा हो लेकिन जरूरी नहीं है वो केंद्र हो ही। देखिए मैं आपको समझा भी देता हूं एक चित्र बनाकर। मान लीजिएगा आपके पास ये एक वृत्त है, तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर एक जीवा आपके पास ये बना दी और एक जीवा आपके पास ये बना दी, तो देखिए ये आपके पास बिंदु P हो जाएगा, मतलब दोनों जीवाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहां पर आपको पता लग रहा है कि यहां पर तो वो केंद्र नहीं है। तो इसी तरीके से आप समझिए कि हो सकता है P केंद्र हो और हो सकता है ना हो, लेकिन आपको तो यही मानना है कि P केंद्र नहीं है। तो अब देखिए इसी चित्र में हम आ गया है। तो अब यहां पर आप देखो कि अगर हमने AC को मिला दिया और BD को मिला दिया, अगर हम CB को भी मिला दें, तो देखिए मैंने C से बिंदु B को मिला दिया, तो अब यहां से आप देख रहे हो आपके पास जो त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं वो है एपीसी और डीपीबी। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों को ले लें, तो त्रिभुज एपीसी तथा त्रिभुज डीपीबी में। अब चूंकि आपके पास ये दोनों त्रिभुज आपने ले लिए, तो आप एक बात पर गौर करोगे कि ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा ये तो आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये सीधा विमुख कोण है। तो आप लिख सकते हो कोण एपीसी बराबर कोण डीपीबी के बराबर। और ये क्यों बराबर हुए हैं इसका हम यहां पर कारण लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सीधा विमुख कोण थे, क्योंकि सीधा विमुख कोण आप जानते हैं बराबर होते हैं आपस में। फिर उसके बाद आपने देखा कि आपने कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ी थी कि किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनाए गए कोण बराबर होते हैं। तो आप देखो
सी बी भी तो एक जीवा ही हो जाएगी इस त्रिभुज की, वो सॉरी इस वृत्त की। तो सी बी देखिए ये वाली जीवा एक कोण आप देखो इस वृत्तखंड में देखो ये वाला कोण बना रही है ए कोण, और इसी वृत्तखंड में जो सीबी वाली एक जीवा है वो कोण यहां पर आप देखो कोण डी बना रही है। इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि कोण सी ए पी बराबर कोण बी डी पी आपके पास हो जाएगा। और ये क्यों हुआ है ये भी हमने आपको अभी समझाया कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। तो आपने ये तो देख लिया कि दो कोण आपके पास बराबर हो गए, इसका मतलब तीसरा कोण भी बराबर ही होगा। या आप बोल सकते हैं कोण कोण या ए ए समरूपता से, या कोण कोण समरूपता की कसौटी से। अब आपको ये पता लग गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो आप देखिए त्रिभुज ए पी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज। देखिए पहला त्रिभुज तो आपने आसानी से लिख दिया, दूसरे त्रिभुज को देखो अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं यहां पर जो आपको सिद्ध करने को बोला गया आप वही लिख दीजिएगा डायरेक्ट। नहीं तो अगर हम समझें तो देखिए अब हमें इनको एक क्रम में लिखना होता है हमें। तो देखो जो कोण P है वो आप देखो कोण P के बराबर है, तो यहां पर चूंकि P बीच में लिखा हुआ है इसलिए यहां पर भी P बीच में आ जाएगा। फिर आपने देखा कोण A कोण D के बराबर है, फिर आप देखो कोण A सबसे आगे लिखा हुआ है A वाला शीर्ष, तो यहां पर आपके पास D आ जाएगा और बचा हुआ शीर्ष आपके पास यहां पर देखो B रह गया। तो इस तरीके से आपने पहला वाला भाग तो सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज APC और त्रिभुज DPB समरूप हो जाएंगे। अब हम दूसरे वाले भाग पर चलते हैं कि आखिर हमें वहां पर क्या सिद्ध करना है। तो आप देखो दूसरे वाले भाग में आपको सिद्ध करने को बोला गया है AP गुणा BP बराबर CP गुणा DP। तो देखिए ये काफी महत्वपूर्ण भी है, ये आपको एक तरीके से परिणाम बस भी याद रखना है और अभी तो हम इसको सिद्ध भी कर रहे हैं क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है परिणाम इसका। तो अब यहां से आप देखो कि चूंकि अगर आपके पास ये दोनों त्रिभुज समरूप आपने सिद्ध कर दिए तो आपको तो पता है इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। तो देखिए AP बटे देखो अगर आपने इधर AP लिया है तो इधर आप DP लेंगे, तो आपने AP बटे DP ले लिया बराबर। अगर आपने देखो इधर PC लिया है तो आपको इधर PB लेना पड़ेगा क्योंकि समानुपाती हैं तो आपको उसी क्रम में भुजाएं लेनी होंगी। तो PC बटे PB ले लिया बराबर। अगर आपने CA मतलब इधर दोनों वाले बिंदु लिए हुए हैं तो आपको देखो यहां पर DB या BD कुछ भी लिख सकते हैं, भुजाएं हैं वो, तो आपने DB ले लिया। तो यहां से आप ये देखो कि भले हमने यहां पर तीनों भुजाएं लिखनी है लेकिन इस वाली भुजाओं का कोई भी उपयोग था ही नहीं हमारे पास। तो अब चूंकि अगर आप इन दोनों से देखें, वैसे तो आप ये हमने बिल्कुल सही लिखा है लेकिन बिना इसके ही हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा तिरछा गुणा करने पर AP गुणा PB बराबर DP गुणा PC। तो यहां से आप देख सकते हो यही हमको दूसरे वाले भाग में सिद्ध भी करना था। और इसका एक हमें जनरल ध्यान रखें, हमें सीधे परिणाम भी याद रखना होता है और उस परिणाम को हम देखिए डायरेक्ट लिखना सीख लेते हैं कि जिस भी बिंदु से कट करेंगे उससे उस भुजा की दूरियां निकाल लेंगे। तो देखो P AB वाली भुजा पर है तो P से A की दूरी गुणा P से B की दूरी बराबर P देखो CD वाली भुजा पर भी है तो P से C की दूरी गुणा P से D की दूरी। तो यही देखो आपको दूसरे वाले भाग में सिद्ध भी करना है। यहां पर मैंने आपको डायरेक्ट लिखना भी सिखाया क्योंकि सीधे डायरेक्ट प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका रिजल्ट आ जाता है और यहां पर हमने देखो आपको प्रॉपर तरीके से सिद्ध भी किया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 पर आ जाते हैं। यहां पर बोला गया है कि आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD बढ़ाने पर परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि। यहां पर सबसे पहले अगर हम इस चित्र को समझें तो आप देखो आपको दो जीवाएं दी हुई हैं AB और CD। तो देखिए AB वाली जीवा ये है और CD वाली जीवा ये है। हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि AB और CD वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद कर रही थी, लेकिन चूंकि यहां पर हमने देखा कि अगर हम AB वाली भुजा को या जीवा को हम आगे बढ़ाएं तो देखिए ये आपके पास आगे बढ़ी और CD वाली जीवा को यदि हम आगे बढ़ाएं तो बिंदु P पर प्रतिच्छेद ये आपके पास कर रही है। तो देखिए आगे ऐसे बढ़ाई गई होंगी तो आपके पास यहां पर प्रतिच्छेद कर गई बिंदु P पर। अब फिर उसके बाद यहां पर आपको जो सिद्ध करना है वो पहला भाग तो है त्रिभुज PAC और त्रिभुज PDB
समरूप होंगे, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले भाग को यदि हम सिद्ध करें तो हम इन दोनों त्रिभुजों को ही ले लेते हैं। तो त्रिभुज PAC तथा त्रिभुज PDB में अब आप देखो कि यदि इन दोनों त्रिभुजों में आप देखोगे तो PAC में भी ये वाला देखो कोण P आपके पास आ रहा है, और PDB वाला यदि आप त्रिभुज देखोगे तो उसमें भी कोण P आपके पास यही आ रहा है। तो आपने देखा कोण P बराबर कोण P आपके पास आ रहा है, और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। तो आपने एक कोण तो बराबर कर दिया। फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि आपने पढ़ा था कि जो कोण PAC बराबर होगा वो PDB के बराबर हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए चक्री चतुर्भुज है ABCD, तो किसी भी चक्री चतुर्भुज का बाह्य कोण सम्मुख आंतरिक कोण के बराबर होता है। तो यहां से आपको पता लगा कि कोण PAC बराबर कोण PDB के बराबर हो जाएगा। हमने आपको बताया भी आखिर ये क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, तो A का जो बाह्य कोण होगा वो A के सम्मुख अर्थात D का आंतरिक कोण के बराबर हो जाएगा। तो आपने देखा इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण तो आपके पास बराबर हो गए, अर्थात आप बोल सकते हैं कोण कोण या AA समरूपता की कसौटी से या समरूपता की परिभाषा से। तो अब चूंकि दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब तो ये हुआ तीसरा कोण भी बराबर होगा, अर्थात ये दोनों त्रिभुज आपके पास समरूप हो जाएंगे। तो PAC त्रिभुज समरूप हो जाएगा त्रिभुज। अब देखिए PDB को आपको एक क्रम में लिखना होता है। तो देखो कोण P के बराबर है, तो चूंकि P देखो यहां पर हमने स्टार्टिंग में लिखा है, तो यहां पर भी हम स्टार्टिंग में P लिख देंगे। फिर देखा आपने A बीच में है और D बीच में है, अर्थात A D के बराबर है। चूंकि A यहां पर बीच में है तो D यहां पर बीच में आ गया, और यहां पर C था और यहां पर अब बचा हुआ जो भी शीर्ष होगा वो आप लिख देंगे, तो आपके पास B बचेगा। तो इस तरीके से आपने पहला भाग तो सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज PAC त्रिभुज PDB के समरूप हो जाएगा। अब हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। उसमें आपको सिद्ध करना है कि PA बटे PB बराबर PC बटे PD होगा। तो देखिए अब यहां पर आप एक बात पर गौर करें, चूंकि ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप हैं तो आप इनकी भुजाओं समानुपाती रूप में लिख सकते हैं। तो अगर आपने इधर देखो PA ली है तो इधर आपको PD लेनी पड़ेगी। देखिए PA बटे PD बराबर, देखिए अगर आपने इधर AC ली है तो इधर आपको DB लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपने PC ली है भुजा तो इधर आपको PB वाली भुजा लेनी पड़ेगी। तो यहां पर आप ये देखो कि अगर हम बीच वाले को छोड़ दें, वैसे तो हमने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन हमें जो सिद्ध करना है वो हमारा पहला वाला भाग और तीसरे वाले भाग से मिलकर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे PA बटे PD बराबर PC बटे PB, और यदि आप अब तिरछा गुणा कर दें तो देखिए PA का गुणा PB से करेंगे आप, तो PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD, ये आपके पास हो जाएगा। और यही आपको दूसरे वाले भाग में सिद्ध भी करना है। तो इस तरीके से आपने सिद्ध भी कर दिया। और ध्यान रखें ये जो दूसरा वाला भाग था PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए कि आखिर कैसे लिखा जाता है। देख भी सकते हैं कि जो AB वाली जीवा है उस पर जो कॉमन बिंदु है वो है P, तो PA इंटू PB लिखा। तो इसी तरीके से आप CD वाली जीवा पर भी P बिंदु है तो PC गुणा PD लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट याद भी करेंगे। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 9 पर आ जाते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बटे CD का जो अनुपात निकालें वो AB बटे AC के अनुपात के बराबर है। तो देखिए आपको सिद्ध करना है कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। तो यहां पर सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि देखिए त्रिभुज ABC आपके पास दिया हुआ है और BC वाली जो भुजा है उस पर एक बिंदु D दिया हुआ है, ताकि BD बटे CD बराबर AB बटे AC आ जाए। फिर जो आपको सिद्ध करना है वो है कि जो AD वाली भुजा आपको दिखाई दे रही है वो कोण BAC का समद्विभाजक हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो ये कोण है और ये वाला कोण, आपको ये दोनों कोण बराबर सिद्ध कर देने हैं। तो यहां पर देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा तो उसको हम समझ लेते हैं।
अगर आप यहां पर बी ए को यदि हम आगे बढ़ाएं तो देखिए बी ए को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे बी ए को, फिर आपको इस तरीके से आगे बढ़ाना है कि जो AC वाली भुजा है और जो AP वाली भुजा है वो आपके पास बराबर आ जाए। तो आपने देखो यहां पर BA को मान लो यहां तक इस बिंदु तक बढ़ाया, तो ध्यान रखें AP और AC आपके पास बराबर हो जाना चाहिए। तो यहां से मैं P और C को मिला देता हूं, क्योंकि ये देखिए हमने ऐसा कुछ बढ़ा दिया है कि ये बराबर है आपके पास। तो इस तरीके से AP वाली भुजा और AC वाली भुजा आपने बराबर कर दी। ध्यान रखें उतना ही BA को बढ़ाना है आगे जितना AC के बराबर AP आ जाए। तो अब यहां से आप देखो, आपको तो बोला गया है कि BD बटे CD बराबर AB बटे AC, ये आपके पास हो जाएगा। तो यहां से अब देखो आप, ये तो आपके पास दिया हुआ था, अब BD बटे CD बराबर, अब आप देखिए यहां से जो AB है उसको आप लिख सकते हैं AP बटे, ये देखो AC को आपने ऐसे ही लिख दिया। तो अब यहां से आप एक बात पर गौर करेंगे कि यदि हम इस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगा दें और उसका यदि हम विपरीत यूज करें, तो थेल्स प्रमेय के हम विलोम का यूज कर रहे हैं, तो यहां लिख देते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से यदि आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि AD आपके पास समांतर हो जाएगी। तो AD वाली भुजा समांतर हो गई है PC वाली भुजा के। अब चूंकि समांतर हो गई है और इसको आप देख रहे हैं कि एक AC एक तिर्यक रेखा हो जाएगी इनके लिए, तो अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा कट करती है तो संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कोण BAD बराबर कोण APC हो जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 1 लिख दीजिएगा। आप देख भी सकते हैं ये कैसे हमने बराबर किए, तो देखो कोण BAD ये वाला कोण और कोण APC मतलब ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से, और यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि आखिर क्यों बराबर हुए, क्योंकि ये संगत कोण थे। तो आप जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसी तरीके से आप देखो कि आपके पास एकांतर कोण भी बराबर हो जाएंगे, अर्थात देखिए एकांतर कोण कौन से होंगे, तो देखो DAC ये वाला कोण और ये वाला कोण आपके पास बराबर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कोण DAC बराबर कोण ACP, ये आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। और ये इसलिए बराबर हुए थे क्योंकि ये एकांतर कोण है, तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं। अब चूंकि आपको ये समझ में आ गया कि ये वाला जो कोण है कोण APC वो कोण BAD के बराबर है और कोण DAC आपके पास कोण ACP के बराबर है। फिर लेकिन आपने एक बात पर और गौर किया तो आपको पता लगेगा कि ये दोनों भुजाएं तो बराबर थी, अर्थात ये दोनों तो आपस में बराबर होने चाहिए थे। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा कि कोण APC बराबर कोण ACP के बराबर हो गया। समीकरण संख्या 3 हम लिख देते हैं, क्योंकि आपने जो रचना की थी उसमें AP और AC बराबर था, इसलिए समीकरण 1, 2 व 3 से अगर आप इन तीनों समीकरणों से देखेंगे तो जो आपके पास ये वाले कोण हैं BAD और DAC वो भी बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कोण BAD बराबर कोण, देखिए BAD आपके पास बराबर हो जाएगा DAC के। इस तरीके से कोण BAD कोण DAC बराबर हो जाएंगे, या फिर आप इसको घटती रूप में बोल सकते हैं, अतः AD कोण BAC का समद्विभाजक हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को भी सिद्ध कर दिया है। तो अब हम प्रश्नावली
6.6 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां पर बोला गया है कि नाजमा एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है तथा डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजमा से दूरी 3.6 मीटर है और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी 2.4 मीटर है। तो देखिए, सबसे पहले जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है उसको हम समझ भी लेते हैं ढंग से। यहां पर आपको बोला गया था कि नाजमा मछलियां पकड़ रही है और बोला गया है कि उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है। तो आप देख सकते हो ये जो सिरा है, ये देखो पानी की सतह यहां पर होगी, उससे ये दूरी 1.8 मीटर है। तो यदि मैं एक त्रिभुज बनाना चाहूं तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से वो त्रिभुज आ जाएगा। देखिए ये जो है, अगर हम इसको पानी की सतह मान लें ये, तो यहां से ये जो छड़ का सिरा है वो पानी की सतह से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है, ये आपको बोला गया। फिर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बोला गया कि डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजमा से दूरी 3.6 मीटर है। आप देखो नाजमा तो यहां पर बैठी हुई है और 3.6 मीटर ये टोटल दूरी है। इसमें बोला गया है कि ये जो कांटा है यहां से दूरी नाजमा की 3.6 है, मतलब मिला के 3.6 हुई। तो यहां पर आपको देखो इस चित्र में दे दिया गया है कि अगर आप यहां से देखेंगे इससे दूरी तो वो 2.4 मीटर है। आप देख भी सकते हैं, आपको बोला भी गया था कि 2.4 मीटर ये यहां पर आपके पास दूरी हो जाएगी। तो यदि हम इसको यहां से हम मिला दें तो, और इसको हम यहां से ये मिला दें तो यहां से आपको ये समझ में आया कि ये आपके पास 2.4 मीटर आ चुकी है दूरी ये वाली। और यदि हम इनको नाम दे दें तो देखो ये तो छड़ का सिरा था नाजमा की, जो मछली पकड़ने वाली छड़ थी। अगर हम इस बिंदु को बी नाम दे दें और इसको हम यदि सी नाम दे दें तो अब यदि आप आगे पढ़ें तो आपको बोला गया है कि यह मानते हुए कि उसकी डोरी तनी हुई है उसकी छड़ के सिरे से कांटे तक। तो छड़ का सिरा मतलब ये है और कांटा आपके पास सी वाला है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि ये था छड़ का सिरा ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए, और जो सी वाला बिंदु है वो कांटा है उस छड़ का जिससे वो मछलियां पकड़ रही है। तो ध्यान रखें, आपको उसने बोला है कि ये तना हुआ है पूरी डोरी। अगर ये लचीला होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हम पाइथागोरस प्रमेय यहां पर नहीं लगा पाएंगे ढंग से, इसलिए आपको बोला गया है कि ये तना हुआ है। तो उससे बोला गया है कि उसने कितनी डोरी बाहर निकाली हुई है। देखिए आकृति, आपको आकृति में बोला गया है कि कितनी डोरी उसने बाहर निकाली हुई है। तो आकृति में अगर आप देखेंगे कि जो डोरी उसने बाहर निकाली है, अर्थात आपसे पूछा गया है कि AC वाली भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसी को ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए चूंकि ये तो आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ये आपके पास 90 अंश हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में, और यहां पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं। तो आप देखो आपने सीखा था पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का वर्ग, अर्थात कर्ण तो आपके पास AC है का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आपने लिख दिया AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से आप देखो आपको तो AC निकालना है क्योंकि यही तो वो वाली दूरी होगी जो डोरी बाहर निकली हुई है। AB आप देखो 1.8 का स्क्वायर है, तो 1.8 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो 3.24 आपके पास आ जाएगा, प्लस BC आपके पास 2.4 है, तो चूंकि लेकिन आपको तो स्क्वायर करना है तो आपके पास 5.76 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने मान तो लिख दिए। तो AC का होल स्क्वायर, ये देखो 3.24 और 5.76 को यदि आप जोड़ोगे तो आपके पास 9.00, अर्थात AC का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया। तो आपको तो चूंकि AC का मान निकालना है क्योंकि डोरी कितनी बाहर निकली है वो AC है, लेकिन आपने AC का स्क्वायर आपको पता लग गया 9 है, तो AC आपके पास आ जाएगा 9 का वर्गमूल अर्थात 3 के बराबर। तो इस तरीके से आपको यह पता लग गया कि जो डोरी बाहर की तरफ निकली हुई है उसकी लंबाई आपके पास 3 मीटर के बराबर हो जाएगी।
तो देखिए आपने बहुत आसानी से यहाँ पर पहला वाला भाग तो प्रश्न का सिद्ध कर दिया है कि उसकी डोरी की लंबाई बाहर की तरफ जो निकली है वो 3 मीटर होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को। तो आगे आपको बोला गया है कि यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से अंदर खींचे तो 12 सेकंड के बाद नाजमा के कांटे से क्षैतिज दूरी कितनी हो जाएगी। तो यहां पर आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। आपको बोला गया है कि नाजमा यदि यहां पर है और वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इस डोरी को अंदर खींच रही है, तो यहां पर आप देखो आपको बोला गया कि 12 सेकंड तक यदि वो ऐसी खींचती रहे तो उसके कांटे से क्षैतिज दूरी उसकी कितनी रह जाएगी। तो यहां पर देखिए एक चित्र बना देते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपके पास 1.8 मीटर दूरी हो गई जो पानी की सतह से दूरी थी। फिर ये आपने अभी निकाला ही 3, और देखिए यदि ये आपने इसको यहां पर मिला दिया 2.4 वाली हो गई भुजा, और यदि आप इसको यहां पर ये आगे बढ़ा दें तो यहां से आप देखो ये भले ही आपको लग रहा होगा कि आगे की तरफ बढ़ा है, लेकिन आप इसको ऐसा ही माने यहां से जुड़ा हुआ है और ये यहीं तक है बिंदु। देखो ये तो आपके पास आया ए, ये बी था, ये सी बिंदु हमने माना था और इस बिंदु को हमने डी मान लिया। तो अभी आप देखो ए सी हमने निकाला था वो 3 मीटर के बराबर था, ए बी ये आपके पास 1.8 मीटर के बराबर था। आप देख सकते हो क्योंकि आपको बोला गया था जो पानी की सतह से छड़ का सिरा था वो 1.8 मीटर था, ये 3 मीटर आपके पास आया था, और ये आपके पास 2.4 मीटर आया था BC की लंबाई। आपको ये तो प्रश्न में दी हुई थी, इसमें हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो यहां से सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यदि नाजमा डोरी को 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से अंदर खींचे तो 12 सेकंड बाद नाजमा की कांटे से क्षैतिज दूरी, अब ये आपको निकालनी थी। तो यहां से सबसे पहले तो आप ये देखो कि देखो 1 सेकंड में वो 5 सेंटीमीटर खींच रही है तो 12 सेकंड में वो कितना खींचेगी, अर्थात 12 गुणा 5 मतलब 60 सेंटीमीटर। अब चूंकि आप देख रहे हो हर जगह आपके पास यहां पर मात्रक मीटर में दिए हुए हैं, यहीं पर केवल सेंटीमीटर था, तो आप इसको यदि मीटर में बदलेंगे तो 0.6 मीटर आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 12 सेकंड बाद वो बिंदु डी पर आपके पास आ जाएगी। तो अब देखो 0.6 तो ये आपके पास आ गया, तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, अतः 12 सेकंड बाद बाहर निकली डोरी की लंबाई AD हो जाएगी। क्योंकि आप देखो जैसे ही नाजमा ने इसको खींचना शुरू किया होगा इधर की तरफ, तो अभी 3 मीटर के बजाय ये टोटल तो 3 मीटर थी, लेकिन वो 12 सेकंड में 0.6 मीटर केवल अपनी तरफ खींच पाई। इसका मतलब जो अब जो दूरी हो जाएगी 3 मीटर के बजाय ये 2.4 मीटर हो जाएगी। तो जो AD है वो आपके पास 2.4 मीटर हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी, क्योंकि 3 में से यदि आप 0.6 मीटर घटाएंगे तो 2.4 मीटर आपके पास बचेगा। तो इस तरीके से आप लिखोगे AD बराबर 3 माइनस 0.6 अर्थात AD आपके पास 2.4 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसको हमने आपको चित्र में पहले भी समझा दिया। तो अभी आप ये देखो कि आपको तो बेसिकली दूरी निकालने को बोला गया है। तो यहां से अब देखो आपके पास एक समकोण त्रिभुज दूसरा दिखाई देने लगा, समकोण त्रिभुज ADB। तो यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज ADB में समकोण त्रिभुज ADB में यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो कर्ण है वो हो जाएगा AD, क्योंकि B तो आपके पास
90 अंश है अर्थात समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा AD मतलब कर्ण हो जाएगी। तो AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो आप देखो, आपने अभी AD बताया किया कि 2.4 मीटर है, तो यहां पर आप लिखोगे 2.4 का होल स्क्वायर बराबर AB, आप देख सकते हो AB तो फिक्स ही रहेगा 1.8 मीटर, तो यहां से आपने AB की जगह 1.8 का होल स्क्वायर लिख दिया प्लस BD का होल स्क्वायर। तो देखिए BD का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर आप करोगे तो 5.76 माइनस 1.8 का होल स्क्वायर आपने किया होगा इधर पक्षांतर करने पर, तो वो 3.24 आ जाएगा। तो यहां से अब आप ये देखो कि BD का होल स्क्वायर बराबर, अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 गए, यहां 2 आ जाएगा, यहां 5 आ जाएगा और यहां 2.52 बेसिकली आ गया। तो अब चूंकि आपको तो BD का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको तो BD चाहिए, मतलब आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा 2.52 का, तो वो आपके पास आ जाएगा 1.587 मीटर। तो इस तरीके से आपके पास BD की लंबाई आ गई 1.587 मीटर। लेकिन अब आप ये देखो कि जो आपको बोला गया वो BDI है और आपसे बोला गया है कि नाजमा की कांटे के क्षैतिज से दूरी ज्ञात करो। देखो ये 1.2 मीटर तो ये हमेशा रहेगी ही रहेगी, क्लियर। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि इसलिए कांटे से क्षैतिज दूरी ये आपके पास हो जाएगी, ये देखो BD जो है वो तो रहेगी प्लस 1.2 मीटर आपके पास और जो थी वो आ जाएगी, आप इसमें जोड़ देंगे तो देखो 1.587 में आप 1.2 मीटर को यदि जोड़ेंगे तो यहां पर ये देखो आपके पास आ जाएगा 2.787 या आप इसको लगभग 2.79 मीटर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न के दोनों भाग हल कर दिए। पहले भाग में आपसे बोला गया था कि आखिर कितनी डोरी इसमें बाहर निकाली होगी जो कि आपके पास 3 मीटर के बराबर आई थी, और फिर दूसरे वाले भाग में बोला गया था कि यदि वो कांटे से उसकी क्षैतिज दूरी निकाले तो वो कितनी आएगी, तो वो आपके पास 2.79 मीटर आ चुकी है।